डैन हॉविल और फिल लेस्टर, ये दो नाम यूट्यूब की दुनिया में मील के पत्थर हैं, जिन्होंने अपनी अनूठी केमिस्ट्री और रचनात्मक सामग्री से लाखों दिलों में जगह बनाई है। टैबिनॉफ की शुरुआत उनके व्यक्तिगत परिचय से होती है, जहां वे अपने बचपन, पृष्ठभूमि और उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिन्होंने उन्हें आज यहां तक पहुंचाया। डैन, जो अपने आत्मव्यंग्यात्मक हास्य और थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अपने शुरुआती जीवन को याद करते हैं। उनका बचपन थोड़ा अकेला था, लेकिन उनकी रचनात्मकता और अवलोकन क्षमता बचपन से ही तीव्र थी। वे बताते हैं कि कैसे वे घंटों अपने कमरे में बैठकर विचार करते थे और दुनिया को एक अनोखे दृष्टिकोण से देखते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा और स्कूल के दिन उनके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि वे सामाजिक रूप से उतने सहज नहीं थे। हालांकि उनमें हमेशा से ही दूसरों को हंसाने की एक स्वाभाविक क्षमता थी, जिसे वे धीरे धीरे पहचानते और विकसित करते गए। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया को शब्दों और विचारों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया, जो बाद में उनके यूट्यूब करियर का आधार बना। उनके परिवार के बारे में भी कुछ बातें साझा की गई हैं, जो उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद करती हैं। वहीं फिल, जो अपनी चंचल और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं, बचपन से ही वीडियो बनाने और रचनात्मक कामों में रुचि रखते थे। वे अपने बचपन को मस्ती और रोमांच से भरा बताते हैं। उन्होंने कम उम्र से ही कैमरे के साथ खेलना शुरू कर दिया था, और उनके शुरुआती वीडियो में भी उनकी सहजता और उत्साह साफ दिखाई देता था। फिल की सामाजिक प्रकृति और दोस्तों के साथ उनके मजेदार अनुभव उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें हमेशा से ही लोगों को खुश करना और मनोरंजन करना पसंद था। उनके परिवार ने भी उनकी रचनात्मक रुचियों को प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उनकी पहली मुलाकात एक ऑनलाइन चैट रूम में हुई थी, जिसे वे द एम्फी थिएटर कहते हैं। यह इंटरनेट के शुरुआती दिनों का एक आभासी स्थान था, जहां समान विचारधारा वाले लोग जुड़ते थे। यहां वे एक दूसरे से अपनी साझा रुचियों, विशेषकर यूट्यूब, वीडियो गेम्स, जापानी पॉप कल्चर और अजीबोगरीब हास्य के बारे में बात करने लगे। यह शुरुआती ऑनलाइन दोस्ती जल्द ही वास्तविक जीवन में बदल गई, जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की। वे उस अजीबोगरीब और मजेदार क्षण को याद करते हैं, जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा और तुरंत एक दूसरे के साथ सहज महसूस किया। उनकी दोस्ती की नींव उनके समान हास्यबोध, एक दूसरे के प्रति सम्मान और वीडियो बनाने के जुनून पर रखी गई थी। किताब में वे अपनी दोस्ती के शुरुआती दिनों के मजेदार किस्से साझा करते हैं, जैसे कि पहली बार मिलना, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझना और कैसे वे एक दूसरे के लिए सही मायने में पंख बन गए। यह खंड उनकी केमिस्ट्री और उनके बीच के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, जो उनकी यूट्यूब यात्रा का न केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि उनकी सफलता का आधार भी है। उनकी दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह उनके ब्रांड, उनके शो और उनके पूरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। डैन और फिल दोनों ने ही अपनी अपनी यूट्यूब यात्रा अलग अलग शुरू की, लेकिन नियति ने उन्हें एक साथ लाकर एक अभूतपूर्व डिजिटल घटना बना दिया। डैन ने अपना पहला यूट्यूब चैनल डैन इज नॉट ऑन फायर 2006 में शुरू किया था, जब यूट्यूब अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में था। वे अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करते थे, अजीबोगरीब विचारों को साझा करते थे और विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उनके वीडियो में एक अनोखा आत्मव्यंग्यात्मक हास्य और उनके व्यक्तित्व की झलक साफ दिखाई देती थी। शुरुआती दिनों में उन्हें यह नहीं पता था कि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और वे बस अपने दोस्तों और कुछ ऑनलाइन दर्शकों के लिए वीडियो बनाते थे। उनके पहले वीडियो अक्सर कम तकनीकी थे, लेकिन उनमें एक कच्ची ईमानदारी और उनका स्वाभाविक आकर्षण था, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन की कला सीखी, अक्सर ट्रायल एंड एरर के माध्यम से। उनके शुरुआती वीडियो में उनके कॉलेज के छात्रावास के कमरे या उनके घर के अलग अलग कोने दिखाई देते थे, जो उनके दर्शकों को उनके जीवन का एक अंतरंग दृश्य देते थे। फिल का यूट्यूब चैनल अमेजिंग फिल भी 2006 में ही शुरू हो गया था। फिल अपने विनोदी व्लॉग्स, लाइफ हैक्स और रचनात्मक सामग्री के लिए जाने जाते थे। फिल अपने सहज और उत्साही स्वभाव के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। उनके वीडियो अक्सर दर्शकों को हंसाते थे और उन्हें मनोरंजन प्रदान करते थे। फिल के वीडियो में अक्सर उनके पालतू जानवर, उनके यात्रा अनुभव और उनके व्यक्तिगत शौक शामिल होते थे।
वे हमेशा से ही एक मेकर्स रहे हैं जिन्हें कुछ नया बनाना और साझा करना पसंद था। उनके शुरुआती वीडियो भी सरल थे, लेकिन उनमें उनकी ऊर्जा और उनका विशिष्ट फिल हास्य था, जिसने उन्हें अलग पहचान दी। उनकी दोस्ती के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। उनके संयुक्त वीडियो जैसे द फोटो बूथ चैलेंज, द 7 सेकंड चैलेंज और द मिल्क चैलेंज, जो उनके सबसे प्रसिद्ध और वायरल वीडियो में से एक है, बेहद लोकप्रिय हुए और उन्हें एक साथ एक बड़ी पहचान मिली। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे से प्रेरणा ली और अपनी रचनात्मकता को मिलकर बढ़ाया। उनके कोलैबोरेशन वीडियो में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, उनका मजाक और उनकी अनूठी जुगलबंदी साफ दिखाई देती थी। वे बताते हैं कि कैसे वे अक्सर देर रात तक वीडियो आइडिया पर विचार मंथन करते थे और कैसे वे एक दूसरे के कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद करते थे। इंटरनेट की दुनिया में उनकी यह एंट्री सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक नया जीवन था जहां वे अपनी पहचान बना सकते थे, दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते थे और एक समुदाय का निर्माण कर सकते थे। वे इंटरनेट को एक ऐसी जगह के रूप में देखते थे जहां वे खुद को व्यक्त कर सकते थे बिना किसी बाधा के और अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते थे जो शायद उनके वास्तविक जीवन में उतने उपलब्ध न हो। यह उनके लिए एक ऐसा मंच था जहां वे अपनी अजीबोगरीब और अनूठी पर्सनालिटी को पूरी तरह से गले लगा सकते थे। जैसे जैसे डैन और फिल की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्हें इंटरनेट की दुनिया की जटिलताओं का भी सामना करना पड़ा। यह खंड ऑनलाइन प्रसिद्धि के दोहरे पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालता है। एक ओर उन्हें दुनिया भर से अभूतपूर्व प्यार और प्रशंसा मिली। उनके लाखों प्रशंसक थे जो उनके हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे, उनके हर ट्वीट को शेयर करते थे और उनके हर लाइव स्ट्रीम में शामिल होते थे। वे बताते हैं कि कैसे उनके प्रशंसकों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां वे अपनी बात रख सकें और अपनी रचनात्मकता को सीमाओं के पार ले जा सकें। वे अपने प्रशंसकों के समर्थन को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपने समुदाय के बिना कुछ भी नहीं हैं। वे बताते हैं कि कैसे प्रशंसकों से मिलने वाले सकारात्मक संदेश और टिप्पणियां उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती थीं। यह प्यार सिर्फ उनकी सामग्री के लिए नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनकी दोस्ती के लिए भी था। दूसरी ओर ऑनलाइन जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उन्हें हेट, कमेंट्स, ट्रोल्स और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जो उनकी प्रसिद्धि के साथ अनिवार्य रूप से आती थीं। किताब में वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने इन नकारात्मकताओं से निपटा और उन्हें अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने दिया। वे बताते हैं कि ट्रोलर्स अक्सर अनाम होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य दूसरों को दुख पहुंचाना होता है। उन्होंने सीखा कि इन टिप्पणियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए और उन्हें यह समझने में समय लगा कि हर आलोचना रचनात्मक नहीं होती। वे अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां साझा करते हैं, जैसे कि नकारात्मक कमेंट्स को पढ़ना बंद करना या उन्हें विनोदी तरीके से जवाब देना। कभी कभी वे इन कमेंट्स पर विनोदी प्रतिक्रियाएं देते थे, जो उनके प्रशंसकों को और भी पसंद आती थीं और ट्रोलर्स के इरादों को कमजोर कर देती थीं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ऑनलाइन पहचान को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वे खुद को नकारात्मकता से बचा सकें, जबकि वे अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखें। यह खंड इस बात पर जोर देता है कि ऑनलाइन पहचान के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संभाला जाए। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखा जाए, जबकि लाखों आंखें उन्हें देख रही हों। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि कैसे उन्हें अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाना पड़ा, जो हमेशा आसान नहीं होता था। इस खंड में वे साइबर बुलिंग के मुद्दों और ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं, जिससे उनके युवा दर्शक जागरूक हो सकें। वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना और खुद को नकारात्मकता से बचाना महत्वपूर्ण है। यह खंड डैन और फिल की व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ सबसे अजीब, मजेदार और यादगार पलों को समर्पित है, जो उनके प्रशंसकों को उनके घरेलू और रोजमर्रा के जीवन की एक अंतरंग झलक प्रदान करते हैं। वे अपने बचपन के अजीब स्कूल अनुभवों को साझा करते हैं, जो किसी भी किशोर के लिए एक सार्वभौमिक अनुभव है। डैन अपनी स्कूल की शर्मिंदगी भरी कहानियां बताते हैं, जैसे कि उनके अजीब शिक्षक, स्कूल में हुई शरारतें
और पढ़ाई के दौरान की चुनौतियां। वे याद करते हैं कि कैसे वे सामाजिक रूप से थोड़े अजीब थे और कैसे उन्होंने स्कूल में अलग अलग समूहों के साथ फिट होने की कोशिश की। उनके कुछ किस्से स्कूल के नाटकों में भाग लेने या अप्रत्याशित रूप से परेशानी में पड़ने के बारे में हैं, जो पाठकों को हंसाते हैं। फिल अपने स्कूल के दिनों की बेफिक्री और दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करते हैं, जैसे कि स्कूल ट्रिप या खेल के मैदान पर हुई अजीबोगरीब घटनाएं। वे बताते हैं कि कैसे स्कूल उनके लिए एक सीखने का अनुभव था, न केवल अकादमिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी। वे अपने परिवार और पालतू जानवरों के बारे में भी दिल को छू लेने वाली बातें साझा करते हैं। डैन अपनी काली बिल्ली पिशाच, उनकी बिल्ली के नाम पर एक मजाकिया नाम, के बारे में बताते हैं, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और अक्सर उनके वीडियो में भी दिखाई देती थी। वे पिशाच की अजीबोगरीब आदतों और उनके साथ बिताए मजेदार पलों को याद करते हैं। फिल अपने प्यारे कुत्ते शार्ली के बारे में बताते हैं, जो उनके साथ कई एडवेंचर्स में शामिल रहा है। वे पालतू जानवरों के साथ अपने बंधन और उनके जीवन में वे कितना आनंद लाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये कहानियां उनके प्रशंसकों को उनके घरेलू जीवन की एक झलक देती है और उन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि वे भी आम लोगों की तरह ही है, जिनके पास अपने परिवार और पालतू जानवर हैं जिनसे वे प्यार करते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत आदतों और क्विक्स को भी विस्तार से साझा करते हैं। डैन अपनी नींद की समस्याएं, अत्यधिक सोचना और थोड़ी सी व्याकुलता ऑकवर्डनेस के बारे में बात करते हैं। वे अपनी अजीबोगरीब खाने की आदतों या उन चीजों के बारे में भी बताते हैं जो उन्हें अजीबोगरीब तरीके से परेशान करती है। फिल अपनी अजीबोगरीब संग्रह करने की आदत, उनकी अत्यधिक संगठित रहने की प्रवृत्ति और उनकी कभी-कभी बहुत उत्साहित प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वे छोटे-छोटे अजीबोगरीब काम करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये कहानियां किताब को और भी अधिक व्यक्तिगत और रिलेटेबल आती हैं, जिससे पाठक उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। ये खंड उनके हास्य और व्यक्तित्व को उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वे अपनी जिंदगी के हर पल में मजा ढूंढते हैं, चाहे वह कितना भी सामान्य या अजीब क्यों ना हो। यह उनके प्रशंसकों को यह संदेश देता है कि अपनी अजीबोगरीब आदतों को गले लगाना ठीक है और यही चीजें हमें अद्वितीय बनाती है। डैन और फिल ने यूट्यूब पर अपनी सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं हासिल की, बल्कि इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और अथक समर्पण था। यह खंड उनके वीडियो बनाने की प्रक्रिया और उनकी कलात्मकता पर गहराई से केंद्रित है, जो किसी भी महत्वाकांक्षी कंटेंट क्रिएटर के लिए एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे बताते हैं कि कैसे वे वीडियो के लिए प्रेरणा ढूंढते हैं। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कभी वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अजीबोगरीब या हास्यास्पद पलों से प्रेरणा लेते हैं, कभी वे ऑनलाइन ट्रेंड्स और वायरल चुनौतियों पर नजर रखते हैं और उन्हें अपने अनूठे ट्विस्ट के साथ प्रस्तुत करते हैं। अक्सर उनके प्रशंसकों के सुझाव और टिप्पणियां भी उन्हें नए विचारों के लिए प्रेरित करती हैं। वे बताते हैं कि कैसे वे अक्सर विचारों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एक दूसरे के विचारों पर निर्माण करते हैं और सबसे आशाजनक अवधारणाओं का चयन करते हैं। प्रेरणा सिर्फ एक विचार से नहीं आती, बल्कि अक्सर अवलोकन, प्रयोग और रचनात्मक बातचीत से आती है। वीडियो बनाने की प्रक्रिया में स्क्रिप्ट लिखना, शूटिंग करना और एडिटिंग करना शामिल है और वे इन चरणों को विस्तार से बताते हैं। स्क्रिप्टिंग, वे बताते हैं कि कैसे वे अपने वीडियो के लिए एक ढीली स्क्रिप्ट या कम से कम एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं। यह उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके वीडियो में एक स्पष्ट प्रवाह हो। हालांकि वे सहजता को भी महत्व देते हैं और अक्सर स्क्रिप्ट से भटककर मजाकिया इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं। शूटिंग, वे बताते हैं कि कैसे वे अपने वीडियो की शूटिंग करते हैं, जिसमें लाइटिंग, साउंड और कैमरा एंगल का महत्व शामिल है। वे अपनी शुरुआती सेटिंग्स को याद करते हैं, जब उनके पास सीमित उपकरण थे, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने सेटअप को अपग्रेड किया। वे बताते हैं कि कैसे वे विभिन्न शॉट्स के साथ प्रयोग करते हैं और अपने वीडियो को दृश्य रूप से आकर्षक बनाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। एडिटिंग वह जगह है जहां जादू होता है। वे बताते हैं कि कैसे वे घंटों तक फुटेज को एडिट करते हैं, अनावश्यक हिस्सों को काटते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ते हैं और वीडियो को एक पॉलिश लुक देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एडिटिंग सिर्फ फुटेज को जोड़ने से कहीं ज्यादा है। यह कहानी कहने, गति बनाने और हास्य को बढ़ाने की एक कला है। वे अपने पसंदीदा एडिटिंग सॉफ्टवेयर और कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बात करते हैं,
वे कैमरा सेटअप और अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी बात करते हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को ये समझने में मदद मिलती है कि एक सफल YouTube वीडियो बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी है। वे शुरुआती दिनों में अपने सस्ते वेबकैम और बाद में बेहतर कैमरों और माइक्रोफोन में अपग्रेड करने के बारे में बताते हैं। वे ध्वनि की गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था और वीडियो रिजोल्यूशन के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि ये सभी कारक दर्शक के अनुभव को प्रभावित करते हैं। पर्दे के पीछे की बातें भी इस खंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वे शूटिंग के दौरान हुई अजीबोगरीब घटनाएं, गलतियां और मजेदार पल साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कभी-कभी उन्हें घंटों तक एक ही सीन को शूट करना पड़ता था, या कैसे तकनीकी दिक्कतें उनके काम में बाधा डालती थीं। वे इन फेल पलों को हास्य के साथ देखते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रचनात्मक प्रक्रिया हमेशा सुचारू नहीं होती। वे इस बात पर जोर देते हैं कि YouTube सिर्फ कैमरे के सामने बोलने से कहीं ज्यादा है। यह एक कला है जिसमें निरंतर सुधार, प्रयोग और सीखने की आवश्यकता है। यह खंड उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो खुद यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और यह दिखाता है कि कैसे जुनून, कड़ी मेहनत और तकनीकी समझ से सफलता हासिल की जा सकती है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी शैली को विकसित किया और अपनी आवाज को पाया, जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। डैन और फिल की सफलता का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके समर्पित प्रशंसक आधार को जाता है, जिसे वे प्यार से फैंडोम कहते हैं। यह खंड उनके और उनके प्रशंसकों के बीच के अनोखे, लगभग सहजीवी रिश्ते पर केंद्रित है। यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा प्रशंसा का नहीं है, बल्कि एक गहरा संबंध है जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें दुनिया भर से असंख्य फैन मेल मिलते हैं, जो अक्सर रचनात्मकता और समर्पण का एक अद्भुत प्रदर्शन होते हैं। इन मेल में उनके प्रशंसकों द्वारा भेजे गए कलाकृति, हाथ से लिखे हुए पत्र, कविताओं और कभी-कभी अजीबोगरीब उपहार भी शामिल होते हैं, जैसे कि हस्तनिर्मित खिलौने या खाने-पीने की चीजें। वे इन मेल का जवाब देने और अपने प्रशंसकों से जुड़ने का महत्व बताते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यह उनके समुदाय को मजबूत बनाता है। वे बताते हैं कि कैसे इन मेल को पढ़ना उनके लिए एक भावनात्मक अनुभव होता है, और यह उन्हें याद दिलाता है कि उनकी सामग्री का लोगों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वे प्रशंसकों द्वारा भेजी गई कुछ सबसे यादगार और विचित्र चीजों के बारे में बताते हैं, जो उनके प्रशंसक आधार की रचनात्मकता और विविधता को उजागर करती हैं। सोशल मीडिया पर प्यार भी उनके फैन लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और वे अपने प्रशंसकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। वे अपने ट्वीट्स का जवाब देते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और कभी-कभी लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, ताकि वे सीधे अपने दर्शकों से जुड़ सकें। वे बताते हैं कि सोशल मीडिया कैसे एक दो तरफा बातचीत का माध्यम बन गया है, जहां प्रशंसक न केवल उनकी सामग्री का उपभोग करते हैं, बल्कि खुद भी अपनी कलाकृति, फैन फिक्शन और मेमे बनाकर योगदान करते हैं। यह एक जीवंत और सक्रिय समुदाय है जो एक दूसरे का समर्थन करता है और डैन और फिल के प्रति अपना प्यार व्यक्त करता है। वे फैंस से जुड़ी दिलचस्प घटनाएं भी साझा करते हैं, जो अक्सर हास्यास्पद या दिल को छू लेने वाली होती हैं। इसमें मीट एंड ग्रीट में हुई मजेदार मुलाकातें शामिल हैं, जहां प्रशंसक उनसे मिलने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं और जहां वे अक्सर भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। वे उन घटनाओं के बारे में भी बताते हैं जब प्रशंसकों ने उन्हें अप्रत्याशित स्थानों पर पहचाना, जैसे कि किराने की दुकान पर या हवाई अड्डे पर। वे प्रशंसकों के द्वारा बनाई गई अनोखी फैन फिक्शन और फैन आर्ट के बारे में बताते हैं, जो उनकी कल्पनाशीलता और समर्पण का प्रमाण है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनके प्रशंसक सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा है और उनकी सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे बताते हैं कि कैसे उनके प्रशंसक अक्सर उनके सबसे बड़े समर्थक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। यह खंड उनके और उनके प्रशंसकों के बीच के आपसी सम्मान, प्यार और कृतज्ञता को दर्शाता है, और यह दिखाता है कि कैसे एक मजबूत समुदाय एक यूट्यूबर को न केवल आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, बल्कि उसे एक पहचान भी दे सकता है, जो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी मायने रखती है। टेबिनॉफ की एक सबसे अनोखी और आकर्षक विशेषता इसमें दिए गए मजेदार क्विज, गेम्स और क्रिएटिव टेस्ट हैं, जो किताब को एक इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देते हैं। यह खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे डैन और फिल ने पाठकों को केवल पढ़ने के बजाय अपनी रचनात्मकता और व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया।
किताब में आप कौन सा चेयर है जैसा एक लोकप्रिय क्विज दिया गया है, जहां पाठक अपने व्यक्तित्व के आधार पर यह तय करते हैं कि वे किस प्रकार की कुर्सी हैं। यह क्विज न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह पाठकों को खुद को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। वे पाठकों से अपने पसंदीदा रंग, पसंदीदा संगीत और उनके स्वभाव के बारे में सवाल पूछते हैं, और फिर एक अनोखे और हास्यास्पद तरीके से उनके व्यक्तित्व को एक कुर्सी के प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे कि एक आरामदायक बीनबैग कुर्सी या एक औपचारिक ऑफिस चेयर। इस तरह के क्विज सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है, बल्कि ये पाठकों को सोचने और अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अन्य क्रिएटिव टेस्ट में चित्र बनाने, कहानियां लिखने, अपनी कल्पना का उपयोग करने और यहां तक कि अपनी खुद की अजीबोगरीब चीजें डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, वे पाठकों से अपनी पसंदीदा चीजों की सूची बनाने, अपने सपनों के कमरे को डिजाइन करने, एक काल्पनिक प्राणी बनाने या एक छोटा सा हास्यपूर्ण नाटक लिखने के लिए कहते हैं। ये गतिविधियां किताब को और भी मजेदार बनाती हैं और पाठकों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का अवसर देती हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मकता हर किसी के अंदर होती है, और इन गतिविधियों के माध्यम से वे पाठकों को अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किताब में विभिन्न प्रकार के गेम्स भी शामिल हैं, जैसे कि पहेलियां, शब्द खेल और यहां तक कि एक डैन बनाम फिल गेम, जहां पाठक यह तय करते हैं कि वे किस यूट्यूबर के साथ अधिक संबंधित है। ये गेम्स किताब को जीवंत बनाते हैं और पाठकों को एक सक्रिय भागीदार बनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन इंटरैक्टिव तत्वों को शामिल करने का विचार किया, ताकि किताब सिर्फ एक निष्क्रिय पढ़ने का अनुभव ना रहे, बल्कि एक ऐसा अनुभव बने जहां पाठक वास्तव में उनके साथ जुड़ सकें और अपनी खुद की दुनिया का निर्माण कर सकें। यह खंड दिखाता है कि डैन और फिल केवल सामग्री निर्माता नहीं है, बल्कि वे अपने दर्शकों को भी रचनात्मक बनने, सोचने और मजे करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये टेस्ट और गेम्स किताब को एक साधारण पढ़ने के अनुभव से ऊपर उठाकर एक इंटरैक्टिव और यादगार यात्रा में बदल देते हैं। यह उनके दर्शकों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है, जहां वे केवल सामग्री प्रदान नहीं करते, बल्कि एक समुदाय भी बनाते हैं जो रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को महत्व देता है। यह खंड डैन और फिल की जिंदगी के कुछ सबसे हास्यास्पद, अजीब और कभी-कभी शर्मिंदगी भरे पलों को उजागर करता है, जो उनकी ईमानदारी और आत्म-व्यंग्यात्मक हास्य को दर्शाते हैं। यह दिखाता है कि वे अपनी गलतियों और अजीबोगरीब आदतों पर भी हंस सकते हैं, जो उन्हें और अधिक रिलेटेबल बनाता है। डैन की शर्मिंदगी वाली फेल घटनाएं इस खंड का एक प्रमुख हिस्सा है। डैन अपने जीवन के उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने कुछ अजीब या मूर्खतापूर्ण किया था, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। वे उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जब वे सार्वजनिक स्थानों पर अप्रत्याशित रूप से गिर गए, सामाजिक रूप से अजीब स्थिति में पड़ गए, जैसे कि किसी अजनबी को गलती से दोस्त समझ लेना, या जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं निकला। वे अपने पहले लाइव प्रदर्शनों की घबराहट और कुछ छोटी-मोटी गलतियों को भी साझा करते हैं जो स्टेज पर हुई थीं। इन कहानियों में उनकी ईमानदारी और उनका आत्म-व्यंग्यात्मक हास्य साफ दिखाई देता है, और वे दिखाते हैं कि कैसे वे अपनी गलतियों पर भी हंस सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ये फेल क्षण ही जीवन को दिलचस्प बनाते हैं और हमें अधिक मानवीय बनाते हैं। फिल के अजीब फैशन चुनाव भी इस खंड में चर्चा का एक प्रमुख विषय है। फिल अपनी अनूठी और कभी-कभी अजीबोगरीब कपड़ों की पसंद के लिए जाने जाते हैं, जो उनके चंचल व्यक्तित्व को दर्शाती है। वे अपने सबसे यादगार और हास्यास्पद आउटफिट्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें चमकीले रंग, अजीबोगरीब पैटर्न और कभी-कभी बेमेल कपड़े शामिल होते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी शैली के साथ प्रयोग किया है, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे क्या सोचेंगे। वे कुछ ऐसे फैशन डिजास्टर्स को भी साझा करते हैं जो उन्होंने पहने थे, और बताते हैं कि कैसे उनके दोस्तों और परिवार ने उन पर टिप्पणी की। ये कहानियां उनके व्यक्तित्व के हल्के-फुल्के पक्ष को दर्शाती हैं और पाठकों को हंसाती हैं। यह खंड इस बात पर जोर देता है कि असफलता और अजीबोगरीब क्षण भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और हमें उन पर हंसना चाहिए। वे यह संदेश देते हैं कि परफेक्शन की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों और क्वर्क्स को गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें अद्वितीय बनाती हैं। वे
बताते हैं कि कैसे इन पलों ने उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनने में मदद की है और यह सिखाया है कि हास्य हर स्थिति में पाया जा सकता है। द अमेजिंग टूर इज नॉट ऑन फायर टैटनॉफ, डैन और फिल का पहला लाइव स्टेज टूर था और यह टैबिनॉफ में एक महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय है। यह खंड उनके इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारी, अनुभवों और पर्दे के पीछे की कहानियों पर गहराई से केंद्रित है, जो उनके YouTube करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने YouTube वीडियो को एक भव्य और इंटरैक्टिव स्टेज शो में बदलने का विचार किया। यह सिर्फ उनके वीडियो को लाइव परफॉर्म करना नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से नया अनुभव बनाना था, जिसमें कॉमेडी, संगीत, वीडियो क्लिप और इंटरैक्टिव सेगमेंट शामिल थे, जो दर्शकों को सीधे शो का हिस्सा बनाते थे। वे इस बात पर विचार मंथन करते हैं कि कैसे उन्होंने विचारों को विकसित किया, स्क्रिप्ट लिखी और शो की संरचना तैयार की ताकि यह उनके YouTube कंटेंट के सार को बरकरार रखे, लेकिन एक लाइव प्रदर्शन के लिए भी अनुकूल हो। पर्दे के पीछे की कहानियां इस खंड को और भी दिलचस्प बनाती हैं, जहां वे टूर के दौरान हुई चुनौतियों, मजेदार पलों और अप्रत्याशित घटनाओं को साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उसे बार बार रिहर्स किया ताकि हर पल परफेक्ट हो। सेट डिजाइन से लेकर प्रकाश, व्यवस्था और साउंड इंजीनियरिंग तक हर पहलू को बड़ी सावधानी से योजनाबद्ध किया गया था। वे उन अजीबोगरीब स्थितियों के बारे में बात करते हैं जो टूर पर यात्रा करते समय आती थीं, जैसे कि अजीब होटल के कमरे, अप्रत्याशित देरी या तकनीकी खराबी। वे स्टेज पर हुई छोटी-मोटी गलतियों और उन पर उनकी हास्यपूर्ण प्रतिक्रियाओं को भी याद करते हैं, जो अक्सर दर्शकों को और भी अधिक पसंद आती थीं। इस टूर ने उन्हें अपने प्रशंसकों से सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया और उन्होंने दुनिया भर के शहरों में हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन करने का अनुभव साझा किया। वे उन शहरों की यात्रा के बारे में बताते हैं जहां वे गए थे और कैसे हर जगह के दर्शक अलग थे। वे बताते हैं कि कैसे लाइव दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का अनुभव YouTube पर वीडियो बनाने से बहुत अलग था। इसमें एक अलग तरह की ऊर्जा और तात्कालिकता थी। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने प्रशंसकों से मिलने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का मौका मिला, जिसने उनके और उनके समुदाय के बीच के बंधन को और मजबूत किया। टाटिनॉफ उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। यह खंड उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा को दर्शाता है। यह सिर्फ एक टूर नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचाया और उन्हें दिखाया कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। टेबिनॉफ का समापन डैन और फिल की भविष्य की योजनाओं, सपनों और YouTube के बाद की संभावनाओं पर विचारों के साथ होता है। यह खंड आशावादी और प्रेरणादायक है और यह दिखाता है कि डैन और फिल हमेशा आगे बढ़ने और नए अनुभवों को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि वे अपने मूल मूल्यों और अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं। वे इस बात पर विचार करते हैं कि उनका YouTube करियर कहां जा रहा है और वे भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि YouTube उनके लिए एक अद्भुत मंच रहा है, लेकिन वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे नए रचनात्मक रास्ते तलाशने की उम्मीद करते हैं, जैसे कि टेलीविजन, फिल्म, पॉडकास्टिंग या अन्य मीडिया में काम करना। वे नए प्रकार के कंटेंट बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो उन्हें चुनौती दें और उन्हें एक अलग रचनात्मक आउटलेट प्रदान करें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे हमेशा अपने दर्शकों के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों। वे अपने व्यक्तिगत विकास और अपनी दोस्ती के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी YouTube यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है, न केवल रचनात्मकता के बारे में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। वे इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे वे समय के साथ परिपक्व हुए हैं और कैसे उनकी दोस्ती उनकी सफलता का आधार रही है। वे एक दूसरे के लिए समर्थन, प्रेरणा और हास्य के स्रोत के रूप में अपने रिश्ते के महत्व को दोहराते हैं। वे बताते हैं कि चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, उनकी दोस्ती हमेशा उनके जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा रहेगी। वे अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनकी यात्रा में उनका साथ दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें वह बनने में मदद की जो वे आज है। वे उन्हें भविष्य में भी उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह संदेश देते हैं कि उनका समुदाय उनके लिए कितना मायने रखता है।
वे अंततः यह संदेश देते हैं कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, बाधाओं के बावजूद। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जुनून को एक करियर में बदल दिया है और यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा हो सकता है। यह किताब सिर्फ उनके अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य की संभावनाओं और उनके अटूट जुनून की एक झलक भी देती है। वे अपने प्रशंसकों को यह विश्वास दिलाते हुए समाप्त करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल है और वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की कोशिश करते रहेंगे। वे अपने दर्शकों को अपने साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह जानते हुए कि उनका समर्थन हमेशा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा शक्ति रहेगा।